हम तो मुसलमान हैं, हमारे 56 मुल्क और भी हैं, हमारा नाम निशान फिर भी रहेगा, उनका नहीं रहेगा। झूठ क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुज़दिल, कमजोर और मुनाफिक लोग सच का सामना करने का हौसला नहीं रखते हैं। इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा, ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। मगर सच ये है कि आप कितना ही झूठ बोल लें, चंद लोगों को मुख्तसर वक्त के लिए तो बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनका डे वन से यही मिशन है कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान की कौम जो है वो करप्ट है। ये कौम काबिल एतबार नहीं है, यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म को हार्बर किया जा रहा है। G20 की समिट हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी, हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। इस तरह से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अगले ही वीक में लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। तो पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के इस मैदान से आने वाली अच्छी खबर पर खुशियां मना रही थी कि इसी दौरान अरशद शरीफ साहब पर, शहीद साहब पर जो शहादत से पहले टॉर्चर हुआ और बेईमाना टॉर्चर हुआ, वहशियाना टॉर्चर हुआ, उसके ऊपर जो है एक दफ़ा फिर से पूरा जो मुल्क है वो सोगवार हो गया। और मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ना गैस है ना बिजली है और बिल बेशुमार है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। जो किन्नू है हमारा ऑरेंज सबसे बेस्ट था, लेकिन उन्होंने इसी को देख के अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बढ़ाया है, लेकिन वो हमारा फिर भी उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते। किस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते हमारा? किन्नू के हवाले से? मैं किन्नू और राइस दोनों के नहीं कर सकते। किन्नू और राइस, वो लोग एग्रीकल्चर में भी आगे जा रहे हैं, हम लोग किन्नू और राइस को पकड़ के बैठे। ये होगा यही जो आपने श्रीलंका में देखा है, उसका बदतरीन फॉर्म होगा। पूरा दुनिया देख रहा है जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का और जस्टिस सिस्टम कीनिया का। वी आर 135th आउट ऑफ 140। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि जब कभी भी किसी भी पाकिस्तानी से पूछा जाए और अगर वो पाकिस्तानी लॉजिकल नहीं है तो वही जवाब देगा कि भाई हमारे तो 55, 56, 57 इस्लामिक मुल्क है और इंडिया तो सिर्फ एक है। अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में कुछ होता है तो मान लीजिए कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे कई सारे जो मुल्क है वो बच जाएंगे, लेकिन इंडिया यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान ने बेड़ा मतलब उठाकर क्यों रखा है इस चीज़ का, क्योंकि सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, इस टाइप के जो मुस्लिम कंट्रीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लीडर है मतलब कि मुस्लिम वर्ल्ड के। पता नहीं इन लोगों को इंडिया से दोस्ती करनी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिया में सब कुछ करना है, लेकिन ये पाकिस्तान को ही दुश्मनी क्यों करनी है और पाकिस्तान को दूसरे कंट्री को इंडिया के साथ क्यों लड़वाना है। अब मुझे ये नहीं पता चलता कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है इंडिया से लड़ते लड़ते, लेकिन फिर भी इंडिया बर्बाद नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। उसके अलावा दूसरे किसी भी कंट्री के पास नहीं है। दूसरे कंट्रीज तो सीधे इंडिया के पैरों में आकर झुक जाएंगे कि भाई ठीक है माफ़ कर दो। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी पब्लिक से जब पूछा जाता है तब उनके पास जवाब नहीं होता ना, तो इसी टाइप के आंसर्स वो देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है कि खान साहब जब भी कभी बात करते थे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं, गैर मुल्की दौरों पे जाएं, डिवोर्स जाएं जहाँ इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, तो आपने एक चीज़ बड़ी शिद्दत से साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की कौम जो है वो करप्ट है। वहाँ सिर्फ चोर और डाकू बसते हैं, वहाँ और कुछ नहीं, और करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि कोई भी इन्वेस्टर इस तरफ रुख करने को तैयार नहीं था। दूसरी बात आपने ये की है कि आपने ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ सब गैर महफूज है। मुझ पर चूँकि हमला हो गया है लिहाजा नथिंग इज़ राइट। ये कौम काबिल एतबार नहीं है, यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म को हार्बर किया जा रहा है। मैं तो कहता था क्यों अमेरिका के साथ मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ, याद है ना आपको जो उनका नैरेटिव रहा है। तो एक उन्होंने ये साबित किया कि मुल्क जो है गैर महफूज है। लेकिन क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने रशिया का विजिट किया, या कोई और वजूहत? देखिए, ये ऐसे इस वक्त पर ये ट्रिप करना जयशंकर का इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी, हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। बेसिकली ये कह दिया, चैलेंज तो किया वहां बिल्कुल बार बार कर रहे हैं जयशंकर। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जो बयान दिया था कि बिल्कुल कैनबेरा में, बिल्कुल याद है मुझे जी। इज अ प्रूवन
प्रूवन एलाई है, हम अबैंडन नहीं करेंगे रशिया को। दैट वाज अ क्लियर मैसेज। मतलब इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं मैसेज? ये बाइडेन को भी समझ में जाना चाहिए कि नींद में भी हो तो समझ जाए कि इंडिया इज सेइंग। और टू प्रूफ दैट वो रशिया भी गए। वो गए नहीं खाली रशिया, प्लेन भर के बंदों को ले गए अपने साथ जी। काफी। मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ बायलैटरल डिस्कशंस एट मेनी लेवल्स। सो दिस वाज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक मीटिंग, ये वर्किंग मीटिंग थी। तो शाहिद अफरीदी, आप मुझे ये बताएगा कि इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर। उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास, जहाँ से लोगों को अपना काम मिल जाता है, जो भी जिस फील्ड का भी हो। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। चावल की बात अगर हो रही है तो वो लोग प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। इस बात को IMF ने भी प्रोटेक्ट किया है। वो कर रहे हैं। प्रोटेक्ट नहीं किया, माना है। देखें आप, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो सिट्रस में जो किन्नू है हमारा ऑरेंज सबसे बेस्ट था, लेकिन उन्होंने इसी को देख के अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बढ़ाया है। लेकिन वो हमारा फिर भी उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे अदारे जो हैं ना वो उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। किस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते हमारा? किन्नू के हवाले से? मैं किन्नू और राइस दोनों के नहीं कर सकते। किन्नू और राइस, वो लोग एग्रीकल्चर में भी आगे जा रहे हैं, हम लोग किन्नू और राइस को पकड़ के बैठे। आपको क्या लगता है? एग्रीकल्चर में सारी नहीं बात की आप दो। सर, उनका 150 कंट्रीज में जाता है और उनके जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उनके वीट में भी वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हम लोग कभी भी ये कह के बैठे कि हम एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग है, हालांकि हमारा एग्रीकल्चर में भी हम लोग चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपके ना, एक मसला ये है कि जो पंजाब है ना, बेसिकली पंजाब ही सबसे बेहतर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एरिया है। वो चाहे इंडियन पंजाब है चाहे पाकिस्तानी पंजाब है। इंडियन पंजाब वालों ने, इंडिया वालों ने एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत फैसिलिटेट किया और उन्होंने तरक्की की और जदीद टेक्नोलॉजी दी उनको। और फिर ख़ास तौर पे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो इसराइल और मुख्तलिफ जगह से एग्रीकल्चर के लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान विज़िट कर रहे हैं इसी नवंबर के महीने में। एक्सपेक्टेड है कि वो न्यू दिल्ली का दौरा करें और गालिबन एक नए इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही, जो पुराना है उसमें भी गालिबन तेज़ी लाने की बात हो रही है। इसके साथ साथ 21 नवंबर से पाकिस्तान का भी उन्होंने कहा है, फॉरेन ऑफिस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त अकॉर्डिंग टू दैट। तो पता नहीं, हो सकते एक ही साथ दौरा कर लें, एक दिन यहाँ आ जाएं, दूसरे दिन न्यू दिल्ली चले जाएं। लेकिन क्या देख रहे हैं इस को, किस तनाजुर में आप देखते हैं MBS का आना इस वक्त, जिस वक्त रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ, रशिया के साथ और अमेरिका, तीनों कंट्रीज के साथ एक हाई लेवल पे है इंडिया के? देखिए, कल रात तक जो मैं खबरें पढ़ी थी तो उससे लग रहा था कि 14 नवंबर को वो आ रहे हैं, 15-16 को फिर बाली। तो बेसिकली इंडोनेशिया जाते जाते मुझे लगता है वो दिल्ली में रुक के बिरयानी खा के जाएंगे। एक दिन का दौरा है इंडिया। फिर और शायद पाकिस्तान वो आएंगे 21 नवंबर। दैट इज द लास्ट चीज जो मैंने पढ़ी। देखिए, पिछले 2-3 महीनों में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, जो वो करीब आ रहे हैं। जयशंकर साहब ने एक ट्रिप की अभी चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब, और MBS जो अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं क्राउन प्रिंस के अलावा, नाउ द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली ही इज सऊदी अरेबिया नाउ, मिस्टर सऊदी अरेबिया। तो उनके आने से पहले मेरे ख्याल से पेट्रोलियम मिनिस्टर भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं, अब्दुल अजीज बिन सलमान, जो उनके भाई हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इंडिया और सऊदी अरेबिया में एट द लीडरशिप लेवल। और ये मुलाकात मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर MBS के बीच में होने वाली है, जो 14 को। ही इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, इज मीटिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों से। तो इट्स द हाईएस्ट लेवल टॉक्स जो हो सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, वो होने वाले हैं। Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed
development of Chabahar Port Agreement. नया एग्रीमेंट किया है, वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह की तरक्की और तामीर और इससे मुंसलिक रेलवे लाइन बनाने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया है, जिससे वाज़ेह पैगाम यही मिल रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर भारत का किरदार बढ़ाना चाहता है। जयशंकर ने इस मीटिंग के दौरान, इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशंस की बात भी की। वो मुल्क जिसको इस्लाम के लिए बनाया गया था ताकि हम यहाँ पे आज़ादी से मुसलमानों की इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें, यहाँ पर ये हाल है कि हज करने के लिए लोग नहीं जा सकते और वहां से वो भेज रहे हैं, तो इतना बड़ा तो एहसान कर रहे हैं वो तुम्हारे उसके ऊपर। पाकिस्तानियों, हम चाहते नहीं, क्योंकि आप इस लायक नहीं आप हिंदू बने, हम नहीं चाहते आप हिंदू बने, ठीक है? तो हमें माफ करिए, आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का ऐसा कोई ज्यादा वो है नहीं कि कोई कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाए। ऐसा इंसाफ जो फितना पैदा कर देगा मुल्क के अंदर, एनार्की पैदा कर देगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करेगी, क्योंकि माशी बदहाली पहले है पाकिस्तान में। ईरान वो मुल्क है जो इंडिया को तेल भी बेचेगा। ईरान वो मुल्क है जो सैंक्शंस में होते हुए, ठीक है, जिसको इंडिया की जरूरत पड़ती रहनी है। डॉक्टर जयशंकर का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि जब चाइना ने सीपेक इंट्रोड्यूस किया या फिर चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर सीपेक इंट्रोड्यूस किया, तो लग ऐसा रहा था कि चाइना जो है वो अब इंडिया के बहुत करीब आ चुका है और सिचुएशन ये हो जाएगी कि भाई चाइना के पास हर जगह से एक्सेस होगा इंडिया पर इंडिया से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या फिर मान लीजिए कि अगर अटैक बटैक होता है तो चाइना के पास बहुत सारे रास्ते होंगे हमला करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान भी एक दुश्मनी है, तो उसने अपना पूरा का पूरा कंट्री चाइना को सौंप दिया था, लेकिन उसी समय हमने एक नया मतलब कि यहाँ पर खेल गया था कि भाई ईरान के साथ मिलकर हमने चाबहार पोर्ट को यहाँ पर डेवलप करने की बात की थी। तो वहाँ से सीधा हमारा एक्सेस पूरा का पूरा पाकिस्तान हो जाता है और वहाँ से हम चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर जो एम था वो एम ये था कि हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस चाबहार पोर्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको और तरीके से भी यहाँ पर रिन्यू किया गया है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरे हालात ला सकता है। उसके अलावा देखिए कि हमारे आसपास के जितने कंट्रीज है वो सो चल रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान तो बर्बादी की ओर है ही, ईरान हो, लेकिन अकेला इंडिया ऐसा है जो ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंक अप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी और इसको जो है
इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। और पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था जिस वक्त ये सारी खबरें जो है वो चल रही थी कि जो पाकिस्तान है इससे अब वो बहुत दूर जा चुका है। चले ये तो एक और एंगल है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। देखिए ये तो हमने चाबहार पोर्ट की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी जो इस हवाले से साइन किया गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं ही इज़ एन एमिसरी, ही इज़ एन उन्होंने वो अमेरिका के इन्वॉय के तौर पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त, और अमेरिका की कुछ स्पेसिफिक मैसेजिंग है जो वो ईरान को कर रहे हैं। दैट्स न्यूज़। इस पे अभी ये किस हद तक बात ठीक है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिगार्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और ये पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने हूथी मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की है। सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन है इंडिया की वो प्रमोट की जा रही है। कोई तो है जो पाकिस्तान के एटमी असासों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो है कि जिसकी बुरी नज़र है हमारे एटमी प्रोग्राम पर। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने असासे। हमें पता है उससे पे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडियन जो टीचर्स हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है, इंडियंस वहाँ स्कूल बना रहे हैं। कोई तो है जो ये चाहता है कि भारत इस खित्ते की वाहिद एटमी सुपर पावर बन जाए। कोई तो है जो ये चाहता है कि इस्लामी दुनिया की पहली और वाहिद एटमी पावर को कमज़ोर कर दिया जाए। I have been with Indian people. I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है। जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर सर सारी लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन प्रमोट की जा रही है। पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों को अगर शुरू से ये आदत डाल देंगे ना इंडिया तुम्हारे साथ झगड़ रहा है, इंडिया को मारो, इंडिया का कोई बंदा है उसको मारो, इंडिया का कोई बंदा है अपने घर बिठा के रोटी तो खिलाओ एक दफ़ा।
वो तुम्हें उससे डबल ना प्यार दे, मुझे बात करना यार आप आके। और इन सब बयानात के बाद अब हुकूमत कहती है कि IMF से तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। कुर्बान जाऊं ऐसी मासूमियत के। अरे क्या हम लोग घास खाते हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा है और क्यों उठ रहा है? देखें, आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं। आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के पीछे चला करते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से अगर देखो, खास करके MBS के आने के बाद, तो उनकी जो पॉलिसी है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के पीछे चल सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा हम उस तरफ जाने की बात करेंगे। जैसे सऊदी और यूएई के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ना, ठीक है, सऊदी और यूएई के रिलेशन इंडिया के साथ बढ़ना। हालांकि इंडिया के साथ बढ़ना और चाइना के साथ बढ़ना दूसरी चीज़ है। चाइना के साथ बढ़ना वो अमेरिका को ठेंगा दिखाने के लिए किया गया था कि भाई देखिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जबकि इंडिया के साथ यहाँ पर रिलेशन सुधारना या फिर और आगे बढ़ाना, उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि देखिए हम इंडिया के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोथ इंजन है पूरी दुनिया के लिए, अच्छा खासा मार्केट भी हो। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम से यहाँ पर अट्रैक्ट होकर ये जो सऊदी है वो IIT को भी इंपोर्ट कर रहा है, स्कूल्स को भी इंपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश हो? पाकिस्तान मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए, खत्म होनी? हाँ, खत्म होनी चाहिए। लड़ाई करना चाहिए आपस? नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज़ में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज़ से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। वीडियो देखिए, क्या कहेंगे? जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा। एक्चुअली I have been graduated from China and I have many Indian friends as well. तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी हुई है कि हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। आई डोंट नो, मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता जो इस वक्त हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हालात हैं, बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो आपने वीडियो दिखाई ये 100% ट्रू है। आई हैव बीन विद इंडियन पीपल, I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है, बट मुझे ये देख के बिल्कुल हैरानगी हो रही है। और मैं बल्कि आपके इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि ये चीज़ अवेयरनेस इस तरह से होनी चाहिए। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, इस लड़ाई में, इस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जब उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको हैरानगी होती है कि देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं। आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज़ सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक, मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या। और इसके अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। ये एक तरफ से भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि इसकी, जैसे अब आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क ही होगा और हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं,
उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया होता, जो आप उनको मीडिया के ज़रिए या टीवी चैनल्स पे या जो नैरेटिव आप डेवलप करते हैं या जो उनको बात सिखा दी जाती है वो वही बोलते हैं। बट जब वो यही, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एज में होता जो आपने वीडियो दिखाई है तो शायद मैं भी यही तासुर देता कि इंडिया इज़ आवर एनिमी। बट जब मैं अक्रॉस द बॉर्डर आई हैव अ फॉरेन एक्सपीरियंस, मेरे कुछ दोस्त बने, मेरा एक्सपोजर हुआ, मैं उन लोगों से मिला, और ये नहीं कि आपने तो ये वीडियो दिखाई, बट द सेम थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल। सर मेरे खुद बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरा जिनसे बहुत ज़्यादा राब्ता है, मोस्टली मेरा उनसे अक्सर, मतलब आप कह लें कि वीक में 2-4 बार राब्ता होता रहता है, और कभी भी ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी है। कल मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, हरबचन सिंह इंडियन क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी शुएब अख्तर साहब, आप यकीन करें कि ये ऐसे जैसे सगे बहन भाई दोस्त नहीं होते, इस वायरल हुए। अच्छा अब क्या होता है, मुझे ये बात बताएं, हमें तो आप दिखाते हैं शुएब अख्तर और हरबचन सिंह दुश्मन है या पाकिस्तान इंडियन दुश्मन है। भाई जब ये मोहब्बत कर सकते हैं ना आपस में, आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया की सड़कों पे घूम रहे हों, हमारी ख्वाहिश है कि हम ताजमहल देख रहे हों, वहाँ के लोग यहाँ मैच देखने आए, हमसे मिलने आए, हमारे साथ दोस्ती करें। आई रिसेंटली हमारे साथ एका रखें, हमारे साथ बना के रखें, हम वहाँ जाएं, वो यहाँ आए, कोई वीजा कोई पासपोर्ट की जरूरत ना हो, जैसे ट्रेन जाती है वैसे जाए, जैसे जाती है बस जाती है, साथ ही वाघा बॉर्डर है, यहाँ से बस जाती है, निकले वहाँ से इंडिया, वहाँ से आए तो पाकिस्तान। अच्छा अभी जो आम पब्लिक है, देखें ये जो जाहिर बात है जॉब कर रहे हैं, इतनी ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन उन्हें भी अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है। आबद अली जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ मुझे पाकिस्तान से प्यार है, डेफिनेटली इन्हें भी पाकिस्तान से प्यार होगा, लेकिन हम नफरतें खत्म करेंगे। और ये जो हमने मिशन स्टार्ट किया आबिद भाई, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मिशन के बारे में एंड पे बताऊंगा। नहीं मिशन पीस के नहीं, वैसे ओवरऑल मिशन पीस के बारे में भी बताना जल्द, वो भी सीरीज हम स्टार्ट बिल्कुल ठीक। आज मुझे फोन आया, मैं दुकान पे नहीं था, मेरी मिसेस बीमार थी, डॉक्टर पे मैंने आपको बताया था, तो मुझे एक फोन आया मेरी दुकान से, मुझे कहते यार एक भाई ना आपकी वीडियो लेके फिर रहा है, अच्छा, और वो आपसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा जी उससे पूछो क्यों मिलना चाह रहा है, क्या वजह है? उसने कहा यार इंडिया में ना हमारे बिजनेस के साथ एक दोस्त हैं, सिख कम्युनिटी है वो, तो वो आपकी वीडियो देखते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। यकीन कीजिए, इसलिए नहीं कि पता नहीं मैं को फेमस, मैं स्टार शूट कुछ नहीं हूँ, आप जैसा आम आदमी हूँ सबकी तरह। मुझे खुशी इस चीज की, मुझे इंडियन ने फोन कर रहे हैं, यार इंडियन मुझसे प्यार करता है, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। क्या लगता है वो लोग नफरत करते हैं? मैं तो कहता हूँ बड़ी मोहब्बत, ये मेरे बड़े देखने वाले बात है, वो मोहब्बत करते हैं, हम लोग उनसे नफरत करते हैं। अगर हम लोग सही हो गए तो वो लोग ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे हमारे साथ। ये हमारा कैसे ठीक होंगे आप बताएं? आबिद अली भाई के साथ तो हम बात करते रहते हैं, आपके ख्याल में कैसे ठीक होंगे, कैसे हमारी नफरतें खत्म होंगी, कैसे हम मोहब्बत? हमारे में मैं कहता हूँ हमारे में बस एका आ जाए कि हम उनकी साइड हों, वो हमारी साइड हों, तो एका आ जाएगा, आपस में बराबरी हमारी बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहन भाइयों का रिश्ता हो जाएगा। हम नहीं कहते कि इंडिया कौन है या पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान भी अच्छा नहीं है, इंडिया भी अच्छा नहीं है, ये नहीं हम कहते। हम कहते हैं आपस में मिलजुल के रहें, एका बने, इत्तेफाक में बहुत बरकत है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेयरिंग की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ये टीटीपी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीजा लगे और वो बाहर चला जाए। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। इस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकोनॉमी जो है भड़ास निकल गई है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, यहाँ बनता क्यों, यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं। ये तो मोदी साहब को झप्पियाँ दे रहे हैं, ये तो $77 बिलियन जाके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि मुसलमान की कत्ल हो रही है, हर रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि तुर्की अगर हमें कर्जा दे दे तो हम अपने पिछले तमाम कर्जे उतार देंगे। नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में।
नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसके पास प्रॉपर कोई आर्मी नहीं है, प्रॉपर कोई मतलब कि एयरफोर्स नहीं है, प्रॉपर कोई नेवी नहीं है। हालांकि नेवी तो हो भी नहीं सकती, लैंड लॉक कंट्री है। उसके अलावा ना ही उसके पास कोई ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जिससे वो किसी भी कंट्री के ऊपर वॉच रख सके। लेकिन फिर भी आए दिन वो पाकिस्तान को ठोक कर चले जाते और पाकिस्तान यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। देखिए अफगानिस्तान के तालिबानों ने तो वैसे एक टीटीपी करके एक ग्रुप छोड़ा हुआ है पाकिस्तान के पीछे, जो आए दिन पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस वाले या फिर कहे कि पाकिस्तान के लोगों को मार के चला जाता है। फिर पाकिस्तान उसी की कंप्लेंट करता है तालिबानों से। तालिबान कहता है कि भाई ठीक है, हम समझाएंगे उनको। लेकिन तालिबानों का यही प्रोपोगेंडा है। अब देखिए तालिबानों को कई बात पर गुस्सा है, जैसे कि मान लीजिए कि रशिया को भगाने के लिए, जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर था, उनको भगाने के लिए जिस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, उसको लेकर अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर अफरा तफरी मची थी। और वो जो कहा जाता है 3-4 मिलियन अफगानिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान में आकर बसे थे। अब वो मजबूरी में आकर बसे थे भाई साहब। उसके अलावा जब उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन छिपा था, तब की अगर भी बात कर लो आप, तब भी पाकिस्तान ने ही सपोर्ट किया था अमेरिका को और अफगानिस्तान की बर्बादी हुई थी। तो उन लोगों के अंदर अच्छा खासा एक हेट्रेट है अगेंस्ट पाकिस्तान, जो आज नहीं तो कल बड़े युद्ध में कन्वर्ट होगा ही होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सर अगर मैं बात करूं पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे। लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स, योर एस्टैब्लिशमेंट नोबडी केयर्स, ब्यूरोक्रेसी नोबडी केयर्स, अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं। दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे। टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे। लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व हैं। इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं। और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने $200 मिलियन की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकॉनमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी $6.5 बिलियन भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। $3 बिलियन सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं। दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी
पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा, तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी, यहाँ बनता क्यों, यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, आपके पोर्ट के ऊपर आपकी एलसीयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था, तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यार दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था, हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई ख़ास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $31 बिलियन से अभी इस साल मजीद कम हो गए, $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें $81 बिलियन से अब $100 बिलियन को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल हैं। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया, ठीक है, तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकॉनमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे, वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफ़ा फिर अफगान बॉर्डर से, और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी, तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे, आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में, फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है, आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं, वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर, देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है उनका। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी कि कोई जवाब नहीं है। बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से? वहां पे क्या पड़ा हुआ है? जी 5000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है। चाहते क्या हैं हम? इसके ऊपर कोई बात तो करो यार, ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे। ये जो बिल्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी बिक रही है, इसकी हालत ये है कि ये जनाब अब खरीदेगा कोई भारतीय निजात, कोई ग्रुप है वो इसको खरीदेगा। अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूं, मेरी रियासत बंद कर सकती, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता?
क्या सिर्फ मुसलमान होना क्राइटेरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रखना? अब अगर भारतीय ये बिल्डिंग बिकती है और भारतीय निजात ये ग्रुप को खरीद लेता है और उसके ऊपर भारत का झंडा लग जाता है, तो लाल किले के ऊपर तो हमने झंडा नहीं लगाया, लेकिन ये जो मईशत की बदहाली है उन्होंने हमारे सफारत खाने की बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका में अपना झंडा लहरा देना है। इंडिया के साथ हम अपना मवाजना करते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़ाई है, हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी दुश्मन जो है वो इंडिया है। आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है, उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं। आप यूटिलिटी स्टोर से 20 किलो से ज्यादा आटा नहीं खरीद सकते। तो वो जो कह रहे थे ना कि आप 2 नहीं 1 रोटी खा के गुजारा करें, 2 नहीं 1 प्याली चाय पिएं, वो शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर ये चीजें सस्ती करूंगा, वो अवाम के कपड़े उतार रहे हैं और नोच नोच कर उतार रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो जिसे कहते हैं ना एक इस परेशानी में हूं कि ये क्या किना दे हथ साड़ा मुल्क पै गया, ये कौन लोग ने, ये कितों आए ने यार। और इंडिया की जो मईशतें हैं उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। आप दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, किसी भी कंट्री, कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आपको हर जगह इंडियंस ना अच्छे ओहदों पर पाए जाएंगे। फौज भी जाने दे रही है, अवाम भी जाने दे रही है, पुलिस भी जाने दे रही है, सियासतदान भी जाने दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आए दिन बलूचिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहाँ से मार खाकर पाकिस्तान के लोग वापस आ रहे हैं या फिर पाकिस्तानी आर्मी की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए सिचुएशन ये है कि बलोच लोगों को अब एक नया साथी मिल गया है जो है टीटीपी। अब दोनों यहाँ पर कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। अब बात ये मतलब पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ही डिस्कस होती है कि इन दोनों को टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी दोनों को फंडिंग कर रहा है इंडिया, या फिर आप कह सकते हो कि रॉ। अब होता यह है कि एक तो फंडिंग हो जाती है, दूसरा ये है कि भाई रॉ का नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो जो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देनी होती है हमला करने की, तो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड रॉ ही करता है। फिर चाहे वो बीएलए उस अटैक को इम्प्लीमेंट करे या फिर टीटीपी इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन सटीक होती है। अगर आप पिछले दिनों से देखो, पिछले 1-2 महीनों में तो बहुत सारे अटैक पाकिस्तान की मतलब कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उन पर हुई है। जैसे एक बार ऑयल टैंकर था, उस पर हमला हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो आर्मी वाले बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान के अंदर जब उनकी आर्मी जाती है पाकिस्तानी आर्मी, तो उसको मतलब उड़ा दिया जाता है। टीटीपी ने पिछले दिनों एक चीज़ उसने एक्सेप्ट की थी कि पाकिस्तान का एयरबेस था, वहाँ पर अटैक कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं ये लोग। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। काबुल क्या करता है हमारे लिए? काबुल ने अभी तक क्या किया हमारे लिए? हम अपनी मर्जी से अफगान तालिबान को बिठाना चाहते थे। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा इतना है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि हम इन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देना चाहते। ना कोई आंसर देना चाहता है, ना कोई आंसर लेना चाहता है, और जो लेना चाहते हैं उनको मुंह बंद करा दिया जाता है और कहा जाता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सो हमने ये फैसला करना है कि क्या अफगानिस्तान से हम दहशतगर्दी आएगी, अफगानिस्तान से क्लैशिंकोफ कल्चर आएगा, अफगानिस्तान में सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, वहां से तालिबान आएंगे, वो रोजाना पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अभी कल एक मैं अफगानिस्तान के किसी फौजी की कोई वीडियो वायरल हुई थी, उसने वो कहीं वॉक कर रहा था, तो वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ कोई वॉक कर रहा था, तो उसने किसी ने पूछा तुम किधर जा रहे हो, तो उसने कहा पाकिस्तान जा रहे हो। उसने कहा पाकिस्तान तो हम नहीं जाएंगे, वो हमें पाकिस्तान फ्री में भी देंगे तो हम नहीं लेंगे। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में दे, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा। अब अफगानिस्तान ये बातें कर रहा है पाकिस्तान को। मुझे पाकिस्तान ने जो 50 साल जो 40 साल अफगानिस्तान की पॉलिसी है, मुझे उसका जवाब समझ आना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कुर्बान कर दी, पाकिस्तान ने अपनी सोसाइटियल सिक्योरिटी कुर्बान कर दी, पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से? वहां पे क्या पड़ा हुआ है? कोई बात हमें समझ नहीं आई। इंडिया के साथ कारोबार बंद है, बिजनेस नहीं है, ट्रेड नहीं है, सोसाइटियल कनेक्शन नहीं है, ईरान के साथ कोई नहीं है, इंडिया के साथ कोई नहीं है, अफगानिस्तान भी हमने अपने हाथ से खुआ दिया। ये चाहते क्या हैं हम? इसके ऊपर कोई बात तो करो यार। ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे, और बंद कमरों में बातें करके हमें बताते हैं कि भाई हाँ अब ये फैसला, अब ये पॉलिसी होगी। ठीक है, आप ताकतवर लोग हैं, आपका इस वक्त राज है, आप अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन यार इस तरह तो ना लोगों को हाँकें।
ये जो बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन है, हमने 50 साल में अफगानिस्तान में क्या हासिल किया? अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूं, मेरी रियासत बंद कर सकती, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता? क्या सिर्फ मुसलमान होना क्राइटेरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रखना? क्या इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, उनके लिए बॉर्डर बंद है, और क्योंकि अफगानिस्तान में मुसलमान है, पठान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जो मर्जी थे अल्ले तल्ले करें? ये जो अभी बातें चल रही हैं कि जी इतने ज्यादा अफगानी घुसा है पाकिस्तान के अंदर, अब सारे पख्तून जो है पाकिस्तान के वो नाराज हैं। जी देखें आप अफगान बच्चों के साथ कैसे कर रहे हैं। बात तो उनकी भी सही है, जब मुल्क के अंदर अब वो जो पाकिस्तान में आ जाते हैं उनको तो यहाँ पे रोजगार भी मिल जाता है, जॉब भी मिल जाएगी, वो तो बहुत कुछ कर लेंगे, वो तो अपने रास्ते भी पैदा कर लेंगे, क्योंकि वो तो एक ऐसे मुल्क में आ गए जहाँ पे उनको पता स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इन द सेंस अफगानिस्तान के हिसाब से कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन भी है, सारा कुछ है। लोग जरूरी नहीं है कि लोगों को व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब मिले, लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी का तो हिस्सा बन जाते हैं किसी ना किसी तरीके, रोजगार तो मिल जाता है, दिन दिहाड़ी तो अपनी गुजार लेते हैं, एक रनिंग इकोनॉमी है, सारा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप ये कहें जनाब कि वो हाँ जी अफगानी जो हैं वो आते रहेंगे पाकिस्तान में और कोई नहीं आएगा, इंडिया के साथ बॉर्डर बंद रहेगा। अब आप मुझे बताएं, कोई माई का लाल पाकिस्तान में ये सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई हमने अफगान तालिबान ये क्यों बॉर्डर खोल के रखा हुआ है, हमने क्यों बॉर्डर खोल के रखा हुआ है। ये जो नई वेव दहशतगर्दी की आई है, इसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बड़े क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जाहिर बात है जो अंदर ही रहेंगे। क्या खूबसूरत बात होती है यार, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है ये यार पार्लियामेंट में कराए ना। उधर से इमरान खान साहब जो हैं वो भी तो मजाक करते हैं मुल्क का, वो कहते हैं मैंने किसी किस्म के क्रिटिकल चीज़ों में नहीं आना जहां से मेरे लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाए। मैंने तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, मैंने उनके हक में बात करनी है। पहले आपने ये कहा और अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए, आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है, उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं, और आपको पता था आप खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी बड़ी पख्तून पॉपुलेशन है, आपने डेलिब्रेटली इमरान खान साहब ने वो नैरेटिव क्रिएट किया जिससे वो पश्तून पॉपुलेशन जो है वो खुश हो। आपने ड्रोन वाली बात की, हालांकि बहुत सारे जो ड्रोन हमले होते थे वो पाकिस्तान की मर्जी से होते थे। हम अमेरिकन को कहते थे कि ड्रोन मारो, और वहां पे मारो, ड्रोन मारो विद इन पाकिस्तान एंड विद इन अफगानिस्तान, जहां पे टीटीपी के और दहशतगर्द जमातों के जो लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान को वो सूट करता था। और इमरान खान ने सारा टाइम एक जनाब सिर्फ पॉपुलर एक सेंटीमेंट को विन करने के लिए, वेस्टर्न मीडिया और ह्यूमन राइट्स को विन करने के लिए और जनाब रौला डाल दिया और ये कहा। और अब जब पाकिस्तानी जब शहीद हो रहे हैं, अब जब खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला बैठा है, आप वहाँ पे अपनी हुकूमत को नहीं कह सकते कि ये क्यों ये टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आए हैं। क्या पाकिस्तान की पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तनख्वाहें नहीं लेते? क्या वो तनख्वाहें नहीं लेते जो वो काम नहीं कर सकते? कितनी शर्मिंदगी की बात है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो जिसे कहते हैं ना एक इस परेशानी में हूँ कि ये क्या किना दे हथ साड़ा मुल्क पै गया, ये कौन लोग ने, ये कितों आए ने यार, ये क्या मतलब ये हुआ दे, मतलब इन लोगों ने ये क्या हमारे साथ करते क्या हैं? ये क्या 300-400 लोगों का ग्रुप है, 300-400 खानदान है जो पाकिस्तान को बैठे हुए हैं हर लिहाज से। फौज में भी ये हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी ये हैं, जुडिशरी में भी ये हैं, पार्लियामेंट में भी ये हैं, हर जगह ये हैं। अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं, उनको पावर में लेके आते हैं, अपने इर्द गिर्द एक साइकिल सर्कल बनाते हैं, एक कुशन बनाते हैं, उर्द घूमते रहते हैं और अपनी पावर एंजॉय करते रहते हैं। पहले यहाँ से ऑस्ट्रेलिया लॉयड इंडिया आए थे, अब जैक सुलिवन आ रहे हैं, और एक बहुत हाई प्रोफाइल विजिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयार है जून की 21, 22, 23 इन तारीखों में। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे यार।
क्या पाकिस्तान को मोदी चाहिए? दिल के अगर आप अंदर उनसे पूछेंगे ना, अगर आप उनके दिल में बैठ गए जाकर, तो बोलेंगे हाँ। अगर आप ऊपर बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं 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 जी, मोदी बड़ा खराब है, मोदी मुसलमानों पर जुल्म करता है। इनको अंदर से सब चीजें पता है कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। अब वो इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन गया और हम पीछे चले गए। अब हमारी अहमियत जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जौहरी ताकत और ताकत फौज, इन तीन के अलावा हमारी कोई अहमियत नहीं है दुनिया में। 4 जंगें हुई इंडिया के साथ और इंडिया कुछ भी नहीं कर सका ना। मोदी चाहे 2 मिनट के अंदर कश्मीर ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि जी पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों की जान जाएगी। वो यूं चाहे तो पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को वो पूरे मैप से हटा सकता है, लेकिन वो नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि कल जिस तरह के हमारे हालात हैं, अगर AK-47 उठा के कुछ लोग इसी तरह 5, 7, 8 हज़ार सड़कों के ऊपर आ जाएं। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। आपको पता है कि हम अजरबैजान, अभी मैं बाकू गया हुआ था अजरबैजान, आपको पता है हम वहाँ से क्या मुआहदा करके आए हैं कि हर महीने अजरबैजान जो है वो एक LNG का कार्गो कम कीमत पे, डिस्ट्रेस्ड कार्गो ढूंढ के पाकिस्तान को देगा हर महीने। अब ऐसे में मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, तरक्की कैसे होगी? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है साजिद तरार साहब कह रहे हैं, और साजिद तरार साहब एक अमेरिकन है, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन उसके मेंबर भी है, और वो आए दिन डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो रियलिटी होगी। अब उनका कहना ये है कि 7,000 के तकरीबन जो इंडियंस हैं उनको वाइट हाउस में इन्वाइट किया जाएगा फॉर डिनर। अब ज़रा सोचिए कि इंडियंस की पावर क्या बढ़ चुकी है। अब पहले मतलब ये चीज़ भी है, एक रियलिटी है कि आपकी तादाद जब ज़्यादा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इंडियंस के बारे में ऐसा नहीं है। बाकी अमेरिका के अंदर इंडियंस इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है अगर आप परसेंटेज में देखो तो, लेकिन जो ताकत होती है ना, सॉफ्ट पावर कह लीजिए, हार्ड पावर कह लीजिए, मतलब बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं, और पॉलिटिक्स में भी बहुत है, जैसे विवेक रामास्वामी हो गए, ऊपर से कोई रो खन्ना करके भी है, निकी हेली है, और भी कई सारे लोग हैं। तो इन लोगों का पावर इतना बड़ा है कि भाई अमेरिका चाहे या ना चाहे इंडियंस को कंसिडर करना ही पड़ता है। और यहाँ पर इसी पॉइंट को लेकर बात हो रही है कि इतने सारे इंडियंस को यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो अमेरिका के NSA हैं जैक सॉलिवन, वो आजकल भारत के दौरे में है, क्योंकि मोदी जी के ट्रिप की तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वॉशिंगटन DC की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल जो एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया है।
नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जॉबें कर रहे हैं, IMF में भी जॉबें कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उन इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूं असर रसूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेसमैन है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटेलिजेंट बंदा है। मैंने 2-3 दफा उस बंदे को सुना। 37 ईयर्स ओल्ड है, 37 साल, $600 मिलियन नेटवर्थ उस बंदे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके उनकी बातें सुने। बल्कि मैं कल कहीं बैठा था, मैं समझता था कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिकन नेशनलिज्म के बारे में जरा सुने आप। क्या पाकिस्तान को मोदी चाहिए? दिल के अगर आप अंदर उनसे पूछेंगे ना, अगर आप उनके दिल में बैठ गए जाकर तो वो बोलेंगे हाँ। अगर आप ऊपर बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं 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 जी, मोदी बड़ा खराब है, मोदी मुसलमानों पर जुल्म करता है। इनको अंदर से सब चीजें पता है कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, इवन पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए उसने क्या क्या किया कि भाई जो भी पाकिस्तान की माइनॉरिटी है वो इंडिया आ जाओ, उसने ये तक किया। अगर आप दिल से उनसे पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे, लेकिन ऊपर से तो जी उनको बोलना पड़ता है। पाकिस्तान में रहते हैं कि जी नहीं मोदी ये है, मोदी वो है। भाई तुम इंटरनेशनल मीडिया खोलो, CNN तो मैं खैर नहीं बोलूंगा, अभी प्रोपेगेंडा है, लेकिन आप कोई इंटरनेशनल मीडिया जाकर खोलो, आप गूगल करो कि मोदी ने एक्चुअली मुसलमानों के लिए करा क्या है। इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के लिए उनको कितने बेनिफिट दिए मोदी ने और क्या करता हुआ है, क्या उसने पाकिस्तान पर कोई क्यों? मोदी के अंदर पावर है, मोदी चाहे 2 मिनट के अंदर कश्मीर ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि जी पाकिस्तान में लोगों की जान जाएगी। वो यूं चाहे तो पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को वो पूरे मैप से हटा सकता है, लेकिन वो नहीं करता उसके अंदर। और फिर ये बोलते कि जी मोदी जो है वो हिटलर की तरह है और ये है वो है। भाई तुम मोदी के बारे में सही से पढ़ तो लो, गूगल तो करो, अपने पाकिस्तान न्यूज चैनल मत देखो, गूगल करो और फिर देखो। मोदी 2 मिनट में कश्मीर ले सकते हैं जो आपने बोला, क्या मैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर सकता हूँ? क्या मतलब क्या पाकिस्तानी मानते हैं कि ये काम मोदी कर सकते हैं और कर नहीं रहे हैं अमन के लिए, पीस के लिए, समथिंग लाइक दैट? देखिए पाकिस्तान के लोगों को ये बात तो पता है कि अगर इंडिया कभी अटैक करता है तो पाकिस्तान आर्मी के जो बड़े जनरल्स हैं वो तो अमेरिका इन जगह भाग जाएंगे। जो बेचारे जो बच्चे जो छोटे जो पाकिस्तान के सोल्जर्स होंगे वो ही मरेंगे। ये बात तो इनको बहुत अच्छी तरह पता है। और जब तो देखिए ये लोग सिर्फ म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। मैं हमेशा से इस बात इनको मैं ट्रोल करता आ रहा हूँ। ये लोग कैंपेन के लिए म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं और अपना सोशल मीडिया पर ये करते हैं कि अगर इंडिया ने करा हम ये कर देंगे, हम कश्मीर लेंगे, ये कर देंगे। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ये सिर्फ लड़ सकते हैं। बाकी अगर ये जरा सा कुछ इंडिया जरा सा घुस जाता है तो पाकिस्तानी मीडिया पर शोर मच जाता है कि जी इंडिया ने ये वाला वो जो 2019 में जो अगस्त में जो लगाया था उन्होंने लॉ, वो कहते हैं कि जी ये हो गया, ये रोना शुरू कर देंगे अगर ये कोई इस तरह की हरकत होती है फौरन। 17A का 5वां स्टेल्थ फेरीगेट जो है वो बॉम्बे में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज एक्चुअली आप देखें इंडिया के सर पे जो है वो जंगी जुनून सवार है। आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई। ये कहते हैं कि हमने मुहाजिरीन को रखा हुआ है, रिफ्यूजीज को रखा हुआ है। यहाँ पे वो हुए किसकी वजह से मुहाजिर, वो किसकी वजह से रिफ्यूजीज हुए? कि 1947 में हुआ ये था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलके एक सनती इनकलाब लेकर आए थे भारत में। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक और वॉरशिप
इंडिया ने मेड इन इंडिया के तहत बना ली और उसको उसका मतलब को उसको इंडियन नेवी की सेवा के लिए यहाँ पर रख भी दिया गया। अब देखिए, कुछ 2-3 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें रिपोर्ट में ये था कि भाई जो इंपोर्ट जो हम बाहर से डिफेंस वाली आइटम करते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें हम कुछ भी नहीं बनाते। उसके बाद मोदी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि 100 से 150 चीज़ों का एक लिस्ट डिक्लेयर किया गया और उसमें कहा गया कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हम नहीं मंगवाएंगे बाहर से। कुछ समय के लिए शॉर्टेज भी क्रिएट हो गई, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हर समय पर 6 महीने 12 महीने में उस चीज़ों में बढ़ोतरी होती रहती है। भाई अब इतनी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं, तो अब ये चीज़ आने वाले दिनों में 10, 15, 25 चीज़ें या फिर 50 चीज़ें और हम खुद ही बनाएंगे। और इसी के चलते यहाँ पर बात हो रही है कि तारागिरी जो है, जिसको हमने खुद बनाया है, आने वाले दिनों में पनडुब्बी देखेंगे, आने वाले दिनों में एयरक्राफ्ट करियर भी देखेंगे, एयरक्राफ्ट भी देखेंगे। इसी के साथ ही वीडियो 17A का 5वां स्टेल्थ फेरीगेट जो है वो बम्बई में लॉन्च कर दिया गया है। एक और जंगी जहाज भारत की जानिब से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है वो तारागिरी रखा गया है। क्या कहेंगे, आए दिन इंडिया की तरफ से हमें कोई ना कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च होती हुई नज़र आ रही है। एक्चुअली आप देखें, इंडिया के सर पे जो है वो जंगी जुनून सवार है। अगर हम इसको 2019 से चेक करें, जो कि इन्होंने कश्मीर में किया है, उसके बाद वो चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान के टुकड़े हों, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट किया जाए। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इंडिया का जो पूरा फोकस है वो सारा जंगी हथियारों की तरफ है, जहाज़ों की तरफ है। और हमारे कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, सियासी जमातें हैं, जो कि करंट सिचुएशन चल रही है। इंडिया चाहता है कि वो हमें सोशली भी पीछे करे, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े करवाए, और उसके अलावा इंडिया की ख्वाहिश ये है कि हम पॉलिटिकल आपस में लड़ते हैं, सियासी पार्टीज़। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? हम तो ऑलरेडी इंडिया के साथ किसी भी चीज़ में हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है। ऑलरेडी हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। जैसा कि आपने कहा कि इंडिया हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो हमारे सियासतदान तो ऑलरेडी खुद ही आपस में लड़ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मुल्क को खुद ही तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक्चुअली इसमें इंडिया के ही ये मोरे हैं। आप देखें, चेक करें, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पिछले 35 ईयर्स के साथ गवर्नमेंट करते हुए आ रहे हैं, इन सब का एक एजेंडा नहीं है। अगर आप इंडिया में चेक करते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, उनका एक एजेंडा है, वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। अगर आप रिसेंटली इनका एक फॉरेन मिनिस्टर जो कि यूरोप के टूर पे गए थे, वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि आप अपना रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल क्यों नहीं करते। वहाँ उन्होंने सिंपल सी एक बात की है कि यूरोप अपना गैस का जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के साथ कैंसिल करेगा तो हम भी कैंसिल कर देंगे। उनका मुफाद अपनी आवाम है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका मुफाद आवाम नहीं है, इनके अपने ज़ाती मुफाद हैं। इनका अगर आप चेक करें, हमारी कौन सी पार्टी है जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हों और वो हुकूमत भी पाकिस्तान में कर रहे हों। आपकी ये हुकूमत करते हैं पाकिस्तान में, जैसे गवर्नमेंट जाती है ये बाहर भाग जाते हैं। देखिए जी, पाकिस्तानी जो है ना, मैं एज अ पाकिस्तानी खड़ा हूँ, बात बंदा सीधी करे, हक़ी करे। पाकिस्तानियों ने हमेशा अफ़गानियों को ना, मेरे हिसाब से ना, अपने से कमतर समझा है। अब आप अपनी सियासत देख लें, तारीख़ देख लें, जब कभी हमें अपना मफाद नज़र आया है, पहले अब देख लें जब रूस आया था। बात काट रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ इधर ऐड कर दूँ। इन्होंने कहा पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों को हमेशा अपने से कम समझा। उसकी एग्जांपल थोड़ी सी ये है, हाँ, ये नहीं मैं कहता कि 100% पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक किया जाता है। उसकी एग्जांपल ये अभी मैच जब हार रहे थे अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तान से, तो वीडियोज़ ऐसे चल रही थी, ओ ये मूँगफली बेचने वाले, ये छल्ली बेचने वाले, ये भुट्टा बेचने वाले, तंदूर वाले जो लोग हैं वो हमारे से मैच जीतेंगे। हालांकि बड़ी एक हैरत वाली और जाहलाना बात है ये। हाँ जी, और उनको हमेशा हम बेवकूफ़ के तौर पे समझते हैं कि जब भी कोई बेवकूफ़ाना बात हो उसको पठानों पे डाल दो, लतीफ़े देख लें। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि जब कभी पाकिस्तान को जहाँ पे अपना मफाद नज़र आया ना, चाहे वो जब रशिया आया तो अमेरिका के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में खामखा की टांग अड़ाई है उसने। अगर टांग नहीं अड़ाई तो अमेरिका को मौका दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक्स करे, जो कि हमारा बनता नहीं है। ये बात हमारे हुक्मरान इमरान खान साहब की बात करें, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने बिला वजह अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं उसके अंदर इंटरफेयर किया है। बिल्कुल हमने इंटरफेयर किया और हमारे इस वजह से अफ़गानियों ने बहुत नुकसान उठाया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे भी तो मरे हैं। देखिए, वो कोलेट्रल डैमेज है। जब आप इस तरह के मामले में टांग अड़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है कोई नुकसान आपको भी होगा। और फिर हम कहते हैं कि हमने उनके महाजरीन को रखा हुआ है। भाई, वो महाजिर हुए कि आपकी वजह से हैं?
आप अगर ऐसी हरकतें ना करते, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती, आप उनको एक नेबर मुसलमान तो चलो हम कहें, अब इंसानियत की बात कर लें। हाँ, जब आप उनको उनके ऊपर जुल्म के ऊपर जो उन पे जुल्म हो रहा है, अगर वो आपके ज़रिए हो रहा है तो उनके लिए, उनको दिल में आपके लिए नफरत तो होगी ना। तो डेफिनेटली आएगी, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि आप ये कहते हैं कि हमने मुहाजिरीन को रखा हुआ है, रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है, यहाँ पे वो हुए किसकी वजह से मुहाजिर, वो किसकी वजह से रिफ्यूजीज़ हुए, ये एक पॉइंट है। इसका आंसर अगर किसी के पास है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बात, लेकिन सर साथ साथ जैसे मैंने कहा कि OIC की जो कंट्रीज हैं जिन्हें ये बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है और कहा जाता है जी हमारे साथ जो मजहब की बेस पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे बजाय मुझे तो लगता है भारत के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं। और चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए भारत की या कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना, भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज तो उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, उसमें वजह ये है आरजू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, और दुनिया के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां उनकी आबादी श्रिंक हो रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है। आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी दुनिया में जहां आपको भारतीय सिटीजन नजर ना आए, ये जाएंगे। फिर उनके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तालीमी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आखिरी बात मैं यह अर्ज करूंगा इस रेफरेंस से आरजू कि 1947 में हुआ यह था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक सनती इनकलाब लेकर आए थे भारत के अंदर। उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, गाड़ियां अपनी, रेफ्रिजरेटर अपने, हर चीज अपनी, ट्रक अपने, हर चीज। उसका फायदा आज उनको नजर आ रहा है। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको, और अब आपने हर चीज ही आउटसोर्स कर दी है। सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आप बाहर के आपकी इंपोर्टेड होती है। और आपने तरक्की भी की है, पाकिस्तान में नहीं की, दुबई और यूरोप में की है, बहुत तरक्की की। पाकिस्तानियों ने लूट मार की बहुत जायदादें बनाई। लेकिन सर एक चीज और भी है, हमने शायद जो हमारे असल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुद भाई हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम हो, या कोई भी हो, कावस जी, आदर्श कावस जी हो, जो हमारे मेन मतलब कहना चाहिए जिन्हें हमें हीरो मानना चाहिए था, हमने उन्हें भी नहीं माना। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों का। नहीं, एक जाति उसमें जिनको आप हीरो अपना मानते हैं वो पाकिस्तानी ही नहीं, वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आपको, हालांकि कन्वर्जन मैंने आपको कई दफा कहा, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मसले में। उन्होंने आप पे टैक्स लगा लगा के आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया आप, और वो लुटेरे थे, लौट के हर चीज काबल ले जाते थे। यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबल। आप उनको अपना हीरो मानती हैं, जंगजू उनको आप कहते हैं हीरो। यही तो अलमिया है। मैंने आपको अर्ज की थी आरजू, मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं, वो फॉरेन इन्वेडर मैं मानता हूं। मुझे ये बताएं, कसरते मैनोशी, शराब की ज्यादती की वजह से कई सबकी ज्यादती हुई, 300 औरतें उनके हरम के अंदर होती थी। इस्लामिक ये आपका टच है, ये इस्लाम बता रहा है। आप शराब पिए, आप 300 औरतें रखें आप बगैर निकाह के, वो आपके हीरो हैं। वो आप किन हीरो की बात कर रहे हैं? इंडियन डिफेंस जो बजट है वो जिस रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये खातर ख्वाह इस बात को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह से अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए, न्यूक्लियर पावर के जरिए ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो है वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। हम लोग तो IMF के ऐसे चुंगल के अंदर फंसे हैं। इंडिया ने एक दफा IMF के पास गए, उसके बाद वो सीधे हो गए, मतलब दे फिक्स्ड एवरीथिंग। कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। श्रीलंका से तो लोग डील करना चाह रहे हैं, हमारे से नहीं डील करना चाह रहे। यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो अब श्रीलंका की तरफ जाने का सोच रहे हैं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। इंडिया का जो है वो एक ग्रेटर डिजाइन साफ नजर आता है कि जिसमें वो पाकिस्तान को ना सिर्फ हिस्सों में तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान की वाकई बात है कि आप अपने मुल्क की खुद बदनामी करते हैं। कभी कोई कह रहा है डिफॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान, कभी कह रहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने हर समय एक गंदे 2 टके के बिचौलिए जैसा व्यवहार करा है। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। अमेरिका की तो बात ही नहीं करें। I mean, they are such a double standard। उनको कश्मीर में होते हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आती है,
उनको इंडिया के अंदर जो वॉलेशन होती हैं वो नजर नहीं आती हैं। तुम्हारे आर्मी चीफ को जलील किया, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है पाकिस्तानियों? तुम्हारे आर्मी चीफ्स ने, एक ने नहीं सब ने पाकिस्तान को जलील करा, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगा? आज श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका उसका हमें लगता है कि उसकी करेंसी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। आज हम अगर अपना मुवाजना करने लग गए हैं तो यह हाल हो गया जी। अफगानिस्तान हमें बता रहा होता है कि जी आपके तो हालात बहुत बुरे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन ये है कि जब पाकिस्तान को भारत का डिफेंस बजट बढ़ता है तब बहुत परेशानी होती है। देखिए, पहले एक समय था कि इंडिया डिफेंस वाला बजट बढ़ाता था तो पाकिस्तान भी अपने हिसाब से 1-2 सालों में 3 सालों में बढ़ोतरी कर देता था। मतलब वो एक मतलब कि टारगेट को मीटअप कर लेता था। उसके अलावा उसको अमेरिका का भी अच्छा खासा सपोर्ट था। जैसे मान लीजिए F-35, ठीक है, अब जो फाइटर जेट है वो अमेरिका मतलब वो पाकिस्तान को परचेस करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, उसको सीधा यहाँ पर परचेस कर लिया या फिर कहे कि गिफ्ट में दे दिया अमेरिका ने। तो उस तरीके से यहाँ पर वो बैलेंस कर लेते थे। लेकिन अब अमेरिका का उस हिसाब से सपोर्ट रहा नहीं, क्योंकि इंडिया ने समझाया है अमेरिका को, और ऊपर से इंडिया की इनकम इतनी बड़ी है कि इस इनकम के माध्यम से हमने डिफेंस अपने इक्विपमेंट है वो भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया है। चाहे वो मेड इन इंडिया के तहत हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे यूके से हो, बहुत बड़े लेवल पर हमने डिफेंस आइटमें परचेज की है। चाहे रशिया से हो, S-400 की बात तो हम भूल ही जाते हैं। तो अब जो है ना वो मीटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो जो पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं ना कि भाई खित्ते का बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, अब ऊपर नीचे नहीं, बहुत ऊपर नीचे हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया, और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक 2 सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन द वे। क्वालिटी हमेशा वो डिस्कशन होती है। और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे या जो डिफेंस के जो लोग थे वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है। और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो $5.2 बिलियन। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो साइन होगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है वो ये सारी चलेंगे। फिर दिल्ली से लोग इंडिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। और ये जो डील थी क्या सबमरीन डील थी, दैट वाज ऑलरेडी ऑन एजेंडा। उन्होंने ये एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है ARD, बाय चांस मैं भी इस चैनल पे जर्मन TV पे आया हूँ कई दफ़ा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन। और अगर आप ये सारे का सारा ये रोल देखें कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका लॉयड ऑस्टिन आए तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं।
किसके लिए? फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। और ये कुछ जारी बात है फॉर द फ्यू ईयर्स। और ये आप देखें कि ये जो 2 दिन का लॉयड ऑस्टिन का विजिट था, ठीक है, इसको जो टर्म दी गई है, जैसे कहते हैं ना, लार्जर एक टर्म दी गई है, उसको कहते हैं एम्बिशियस न्यू रोड मैप। एम्बिशियस न्यू रोड मैप मीन्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ है, मीन there is a lot more which will happen, there is something that is attractive for both। और ये फास्ट ट्रैक पे हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आप इमेजिन कर लें, ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई ट्रैक, हाई प्रायोरिटी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर उन्होंने की चाहिए। ये जनरल बाजवा से कह रहा है कि जनरल साहब सुनो मेरी बात, आप क्या जनरल कमर जावेद बाजवा हो? जनरल बाजवा को डर लगा, जनरल बाजवा ने बोला मैं वो हुई नहीं, मैं वो हुई नहीं। फिर जब ये वीडियो बनाना इसने जारी रखा इस बंदे ने, तो फिर जनरल बाजवा कहता मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो ये बंदा कहता है यार तुम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हो, थैंक गॉड यहां पे पुलिस है, पुलिस नहीं होती ना मैं यहीं पे मार लगानी थी तुम्हारी। ये बोल रहा है जनरल बाजवा को, ठीक है। और ये जनरल बाजवा को और पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान ने क्या करा इसके बारे में गंदी गंदी गालियां दे रहा। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी ये नहीं पता, पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। पाकिस्तानी कह रहे हो मजा आ गया जी, मजा आ गया, टाइट कर दिया बिल्कुल जनरल बाजवा को, टाइट कर दिया, फौजी को टाइट कर दिया। अरे बेवकूफ, तुम्हारे मुल्क की फौज का सरबराह था वो 6 साल, अच्छा था बुरा था जैसा भी था। ये इमरान खान ने ना ऐसा एक जहर डाल दिया पाकिस्तान की रगों में, ऐसी बात नहीं कि वहां पे जहर था नहीं, इसने दूसरे किस्म का जहर डाल दिया कि औरतों के सामने गाली गलौज करो। मैं आपको भारत के पिछले 5 आर्मी चीफ जो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, उनके पहले की 5 आर्मी चीफ्स के बारे में बताता हूं और उनकी लोकेशन बताता हूं। उनके पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल नरावने का लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिपिन रावत जो वीर गति को प्राप्त हो गए, लोकेशन ऊटी, तमिलनाडु, इंडिया। उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़। उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली। ये हमारे, इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो 5 थे उनकी ये लोकेशन है। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं अपने 5 अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। तुम कहते हो बड़ी अजीम कौम हो, तुम कहता है तुम्हारा मुल्क जो है, तुम कहते हो वो कलमा पल के बना है, तुम्हारे पास एटम बम है, लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। लहराना बाद में, जो पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है, वो लड़ाई तुम हार चुके हो। तुम्हारी फौज अजीम है ही नहीं। अगर तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबराह पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते। ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, लश्कर, गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो। और जिस दिन ये सब हटा तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो डिमका। क्यों? कीड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, बुरा लगता है पाकिस्तान में। अजीम फौज है तुम्हारी, नंबर 1 की फौज है, घटिया फौज है, घटिया फौज है। हां, हमारे जर्नलों के पास तुम्हारे जर्नलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास। 3-3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया था द चाणक्य डायलॉग्स में, जाके ऊपर देख सकते हैं आप लोग। सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं, और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं। अजीम फौज है। अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बात है मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? मैं भारत के हवाले से बल्कि कल 2 वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है, तो इसको तबाह होने दें। आपको सऊदी अरब से भी ये बात करनी चाहिए कि इंडिया के साथ हम पुश इंडिया फॉर दिस इशू, इसको इंडिया को पुश करें इसके साथ। यूएई को भी पुश करना चाहिए, यूएई को पाकिस्तान कर सकता है। 47 में हारे
65 का जश्न मनाते हैं और फिर 71 में क्या हुआ, क्यों ये भूल जाते हैं? ये कैसे लोग हैं? ये झूठे लोग हैं। आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा खोले यार, 75 साल हो गए और मजे की बात ये है कि अब लड़ाई का मौका, टाइम गुजर गया। बिलावल कहता है कि IMF हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हम IMF की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, लेकिन IMF फिर भी हमारे को तंग कर रही है। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे कि ये जो पाकिस्तानी है ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जी। पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ सिवाय इसके कि हमारे जो पाकिस्तान के इलाके उन पे कब्जा करने के 1 इंच भी हिंदुस्तान से नहीं ले सका। इवन कि मशरकी पाकिस्तान भी हमसे चला गया। दैट्स प्रॉब्लम विद योर हुकूमत। वो चोर है, हमारे नाम पे फंड्स ले रहे, उनको शर्म नहीं आती। हमने जहाद की फैक्ट्रियां खोल खोल के, मदरसे खोल खोल के सारा ह्यूमन कैपिटल तबाह करता है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को इंडिया से बात तो करनी है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ बिजनेस भी करना है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशन चाहिए, लेकिन अब जो है वो मोदी मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था। उसके बाद जब अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे तब वो उतर गए अफगानिस्तान के अंदर, तब वो उतर गए पाकिस्तान के अंदर कि भाई कैसे हो, क्या है, क्या, मतलब एक जेस्चर था जिससे ये बात हो रही थी कि भाई हम आपके साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए थे मोदी ने, और ये फायर बैक भी कर सकते थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मतलब हार्श होती है, लेकिन फिर भी कि भाई एक पड़ोसी, हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो है, क्योंकि उसके बाद कश्मीर में फिर 1-2 हमले हो गए थे, अब जो है पाकिस्तान से डायरेक्टली तो हम मानते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को भी कहता है कि भाई इंडिया के साथ बात ज़रा रिज्यूम करवाइए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया मानने को तैयार नहीं है और इसको लेकर चर्चा हो रही कि भाई जाए तो जाए कहाँ पाकिस्तान। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, आपको पता है उनके अंदर जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर आज भी ये बात मेंशन है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर खींचा, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तान की तरफ से जंग हुई। मतलब ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की गई, और बचपन से एक बच्चे को, आप छोटे से बच्चे से पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो ही मस्ट से और शी मस्ट से कि आई जस्ट हेट इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने, एक छोटे बच्चे को क्या पता इंडिया क्या है, लेकिन इंडिया का ऑल्टरनेट उसके माइंड में हेट का वर्ड ही आता है, उसकी बेस ऐसी बना दी जाती है। तो वो व्हाट एल्स पाकिस्तान कैन डू? हेट फैलाने से ज्यादा वो कर क्या सकता है? और देखिए, एक किताब, एक कंट्री जहाँ पे एक किताब की बुनियाद ही झूठ पे हो, तो वो कंट्री कौन से, उसकी क्या बुनियाद ही होगी? मैं यही तो बताना चाह रही हूँ आपको कि चीजें अब चेंज हो रही हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमने देखी यूएन की हिस्ट्री, हमने पढ़ी, हमने देखा कि यार कश्मीर रेजोल्यूशन क्या था, चीजें कैसे, इसी तरह हमारी तरह और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब हम अगले आने वाले 10 को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इसी तरह एक जनरेशन गैप चाहिए यहाँ चेंज आने के लिए। 75 साल से हम मानते हैं पाकिस्तान बहुत खसारे में रहा है, लेकिन अब हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टेबल करने में वक्त लगेगा। चले, इंशाल्लाह, आई होप कि आपके यहाँ चीजें स्टेबल हो जाए और आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। आई होप एंड आई प्रे फॉर दैट। मुंतहा, क्या आप लोगों को जंग करनी है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप लोगों को पीओके चाहिए? पीओके, लुक, इट्स अप टू पीपल ऑफ पीओके। वो बेचारे वहां पे रहे हुए हैं एंड दे वांट टू जस्ट गेट विद अस, ये बात तो है। Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan. So definitely if they want they want कि हम लोग उनको कोई एक helping hand मिले, तो definitely we will जंग तो नहीं बोलूंगी, but we can fight for like the people of Kashmir who are like occupied in Pakistan. Yeah.
और जो बॉर्डर्स पे, हमारे कश्मीर के बॉर्डर्स पे इतनी हमने आर्मी खड़ी कर रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे? डोंट यू थिंक सो कि हम लोग इतनी ज़्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं हमें हटा देनी चाहिए दोनों मुल्कों को? पाकिस्तान चुप करके बैठे तब वो इन्वेस्टमेंट आप वहां से कहीं और देंगे ना। और आई थिंक अगर आर्मी पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप दहशतगर्दी में लगा रहे हैं तो वो बुराई है। ईरान और जो सऊदी अरब के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए हैं, ज़ाहिर बात है इसमें चाइना का बड़ा किरदार है, लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ भी बीइंग नेबरली अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने बुरे मसले नहीं हैं। मिसट्रस्ट क्या है वो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हो सकता है, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस डील से। और इसमें जो मेरे लिए सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई मुल्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान को करीब लेके आ सकता है। देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडियंस क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस पर मैंने पहले भी बोला कि उनको पता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू इंगेज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किलात में है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है मुल्क के अंदर। तो क्यों हम एक मुल्क को ब्रीदिंग स्पेस दें, जिस मुल्क ने हमारे लिए कश्मीर में जहाज शुरू किए रखे और बहुत कुछ, मतलब हमारा मिसट्रस्ट है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, सारे आए, तो ज़रा इट्स अ मोमेंट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मोमेंट, इट्स एन इंडियन मोमेंट, सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स गिव अ टफ टाइम टू इंडिया। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी जगहों पे होते तो शायद हम भी यही करते, बल्कि कुछ और ही कर रहे होते, जो कि एक फैक्ट नज़र आ रहा है अगर इंडिया हमारे साथ ऐसे कर रहा होता। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं, और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए, उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। आप देखें, मोदी साहब जाएंगे जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड यूएई के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज़, तानु फिर असी अगले हफ्ते दे देंगे। ये तो कोई बात नहीं। मैं अभी किसी एक कश्मीरी लीडर से मैं किसी शो पे बैठा हुआ था, तो बात कर रहा था, वो कह रहे थे जनाब के जितने पैसे पाकिस्तान को $1 अरब के लिए घूम रहे हैं, इतने तो पाकिस्तानी दुबई में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन पाकिस्तानियों को पकड़े जो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी पे बहुत देर पहले इत्मीनान नहीं करता रहा कि पाकिस्तान इतना पैसा बाहर लेके जाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा यकीन आना शुरू हो गया कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। किन्ना को तुसा रचना है, किन्ने को अपने टेढ़ पढ़ने हैं तुसा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ही पेट है, एक ही मुँह है, उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है, जितना खाया जा सकता है। कोई मुल्क को कौम का भी सोचें जिसने आपको शनाख्त दी, पहचान दी, आइडेंटिटी दी। जिस मुल्क के आइडेंटिटी से हम दुनिया में जिंदा हैं, उस मुल्क को पे बैक भी करना चाहिए। तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तामीरी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जिससे मुल्क, कौम और हमारी एज ए कलेक्टिव यूनिट हमारी बेहतरी हो सके। मुंह क्यों छुपाया हुआ है, मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वैसे ही, वैसे ही आंसू गैस से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए? पुलिस मुझे इसका गुणे नहीं मारते, बेंचों डरते थे, तो इतना भारा डंडा उठाया हुआ है। उठाया इसलिए कि जो आएगा उसका सर काटेंगे। अच्छा, सर काटेंगे डंडे से। हर नए दिन एक नई जंग, एक नया इशू क्रिएट होता है। उनके सपोर्टर वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अब गिरफ्तार किया तो वही होगा रद्द अमल। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द अमल आएगा, यानी उसी तरह से अब जो हालात होंगे, मुल्क बंद होने की सिचुएशन है। ये बेंचो 70-80 साल से हुकूमत कर रहे, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं पठान हूँ। किस एरिया से? इंशाल्लाह मैं पेशावर से। इंशाल्लाह जब तक इतना भारा डंडा उठा के कैसे रखा हुआ? बस ये तो अल्लाह ने हिम्मत दी है। वो पूरी दुनिया में आज जो जग रसाई हमारी हो रही है, और ये तो इमेजेस जो इस पे दिए गए हैं, इसमें हमारे दुश्मन बड़े खुश हो रहे हैं। हाल ही में लाहौर के गुलबर्ग स्थित एक ऑडी कार शोरूम को इमरान खान के समर्थकों ने खाक कर दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कल कारकुनान ने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ की, यहाँ पर आग लगा दी। जले हुए शोरूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। हालांकि अब ऑडी पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान जारी कर दिया गया है। जो टावर है उसको आग लगा दी गई थी। यहाँ पर ऑडी का जो है वो ऑफिस भी था, और कहा जा रहा है कि एक कार जो है वो यहाँ से
ले जाए गए थे। अब इनके सिक्योरिटी का ये हाल है कि GHQ में लोग कूद गए और वहां जाके फ्रिज में से सब कुछ खा पी कर बाहर आ गए और साथ ही उनके मोर और मुर्गियां और कौवे तोते सब उठा के ले गए। अगर ये हाल है तो फिर न्यूक्लियर एसिड्स का क्या होगा? पाकिस्तान तो इस्लाम पे एक बदनुमा दाग है। मुसलमान कैसे बनते हैं, जरा अरबों को देखो, वो बताएंगे मुसलमान कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही कि भाई ऑडी का शोरूम जला दिया है पाकिस्तानियों ने। अब ज़रा ऑडी का शोरूम जलाओगे तो फिर आसपास की जो दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, या फिर भले ही मैन्युफैक्चर ना करती हो, लेकिन जो शोरूम वाली कंपनी होगी, क्या वो सोचेगी नहीं कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या हम किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सिचुएशन इतनी विपरीत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई ये बोल दे कि यहाँ पर ऑडी की जो गाड़ी रखी है ना, उस पर जो लिखा है ना वो एंटी इस्लाम है। अब वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ मतलब तत्पर बैठे, सीधा मतलब कुछ ना कुछ लेकर निकल जाएंगे और उस शोरूम को तोड़ देंगे। फिर जब उनसे दूसरी बार पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सी चीज़ें थी जो आपको एंटी इस्लामिक लगी, वहाँ पर कोई नहीं बता पाएगा। मतलब जानवर हो चुके हैं, उस हिसाब से जानवर हो चुके हैं कि भाई अब उनको मतलब समझाना भी मुश्किल। अगर कोई समझाना जाएगा उसको भी मार देंगे ये लोग। मतलब आप इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये ब्रेकिंग ले लें कि लाहौर में एक गैर मामूली खबर जो है हमारे पास आई है, जो ब्रेकिंग है, एक्सक्लूसिव है, हमारे पास है कि लाहौर में शाही किला, ग्रेटर लाहौर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो नई यानी पार्क वगैरह बनाई गई हुई हैं, जहाँ जलसा भी होता है और बाकी जगह, और अजायब घर और कई जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन तमाम को हुक्म दिया गया है कि वो पब्लिक के लिए बंद है और उनको खाली रखा जाएगा। अब ये इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए है, पंजाब में गवर्नर रूल के लिए है, या सूबे के या मुल्क को फौज के हवाले करने के लिए, या मार्शल लगने वाला है, ये अभी सारी क्या सराही है। पहला हिस्सा कि ये जो है आज इन्होंने आनंद फानन ये तमाम जो जगह है, क्या वो इमरान खान साहब को कहीं को नजरबंद करने का प्लान तो नहीं बना लाहौर के अंदर? जब नहीं, वो 3, 4, 6 जगहों पर तो नहीं करना ना। नहीं, जब कोई नजरबंद कर देंगे उसका रिएक्शन आएगा, जिस तरह 2 दिन पहले ये कोई स्पेशल कोर्ट्स वहाँ स्टेशन करने लगे हैं कि जी हमने समरी ट्रायल कर करके लोगों को सजाएं देनी है, यानी कोई ये गंद मचान लगे नहीं। ये पहला हिस्सा है। दूसरा जो वाकया 9 से लेके अब तक हुए हैं, उसके नतीजे में यहाँ जो पैरामिलिट्री और दूसरे अदारे हैं, उनके बड़े बड़े अफसरान की तब्दीली और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर रावलपिंडी में इंक्वायरी जो है वो हो गई है। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए थी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा गिरफ्तार हुआ तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा, और क्या आपको लगता है उनके खदशात हैं कि वो दोबारा गिरफ्तार होंगे? जी, उनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त। जहाँ 200 से ज्यादा केसेस हों तो वहाँ किसी भी शख्स को खदशात हो सकते हैं कि ज़ाहिर है एक केस, और जो हमारी रवायत रही है और जो हमारा वतीरा रहा है खासतौर पे पुलिस का या जो इदारे हैं जिनको अरेस्ट करने का अख्तियार है, वो ये है कि एक केस से आदमी निकलता है, दूसरे से तीसरे से चौथे, तो उनका ये बिल्कुल सही है खदशा। और लेकिन ये इस मामले में कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो दोबारा वही होगा। देखिए, 75 साल में इसकी नजीर नहीं मिलती, और इससे पहले बेनजीर की शहादत के बाद भी हमने देखा कि किसी जगह पर यह इशारा नहीं मिला किसी एजेंसी को भी कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से, यानी एक मंसूबे के तहत मुख्तलिफ टारगेट सेट किए जाए और उन टारगेट्स पे लोग जाएं और एक वक्त में, एक दिन में उन टारगेट्स को जाके तहस नहस कर दें। अब यहाँ देखें कि 75 साल में जिन इदारों और जिन इंस्टीट्यूशंस और जिन सेंसिटिव जो हमारी इमारतें हैं या जो हमारे यहाँ जो काफी तारीखी और अस्करी इमारतें हैं, चलें उनको ले लें, या रेडियो पाकिस्तान हो गया, तो जिस तरीके से उसको तहस नहस किया गया वो पूरी दुनिया में आज जो जग रसाई हमारी हो रही है। और ये तो इमेजेस जो इस पे दिए गए हैं
इसमें हमारे दुश्मन बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये कैच 22 है कि जब ताकतवर लोग ताकत में आ जाएं और सियासत में आ जाएं तो कुछ ना कुछ फिर उनको रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन इतना ज्यादा कि इस रिएक्शन से जो जंग रसाई हुई है हमारी, और ये अटैक और ये फोर कमांडर हाउस और ये किला बाला और इस तरीके से करना, इससे पहले अब ये जो रास्ता खुल गया है दुआ, ये रास्ता खुल गया है, ये बड़ा खतरनाक है। कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी जब प्रेशराइज करेगी तो उसको पास एक नजीर होगी, एक मिसाल होगी कि ऐसा किया जा सकता है। लोग जो मजमा है, जो बेरोजगार और जो बिल्कुल सड़कों पर है, जिन नौजवानों के पास जो 64% इस मुल्क के नौजवान हैं, अब उन्होंने रास्ता देख लिया है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। और जिस तरह हमारे सियासतदान, कल को पहले वाले सियासतदान और आज को ये वाले सियासतदान अस्करी इदारों को घसीट के ला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका कसूर नहीं है, माशाल्लाह लगे बहुत सारी चीज हुई उनकी, लेकिन जिस तरीके से घसीट के ला रहे हैं, हमने इसकी आबियारी की है, हमने अपने टैक्स के पैसों से हमने सारी इस इदारे की आबियारी की है। ये बिल्डिंगें हमारी हैं, ये हमारे टैक्स से बनी है, और इसको अगर जाके हम इस तरह करेंगे और रवायत डालेंगे तो आइंदा हमारे लिए हुआ है।